काव्या सुबह से ही परेशान थी। रसोई में बर्तन पटक रही थी तो अमित ने चिल्लाते हुए पूछा, आज कौन सा पहाड़ टूट गया जो तुम रसोई में बर्तन पटक रही हो? कभी आराम से काम नहीं कर सकती क्या? और अगर कोई बात है तो मुंह से बोल दो, यूं बर्तन मत फोड़ो। तभी काव्या गुस्से में बोली, महीने के खत्म होने में अभी 5 दिन बाकी है, फिर भी मकान मालिक पैसे मांगने चला आया। इतने बड़े शहर में 5,000 किराया देना पड़ता है। बच्चों की फीस के रिमाइंडर आने लगे हैं स्कूल से, राशन भी खत्म होने को आया है। तुमसे तो कुछ होता नहीं, सब कुछ घर में रहकर मुझे ही भुगतना पड़ता है। अमित बोला, तो क्या करूं? अपनी किडनी बेच दूं? कोशिश कर तो रहा हूं और टाइम भी शुरू कर दिया है। आज नहीं तो कल हालात बदल ही जाएंगे। थोड़ा सब्र तो रखो। देखो जी, इतना हाथ पांव मारने पर भी तुम्हें इतने सालों से क्या ही मिला है? 10 साल हो गए दिल्ली में रहते रहते। जितनी आमदनी नहीं है उससे तो दुगना खर्च होता है। कितनी बार कहा है कि गांव की जमीन मकान बेच दो, जो पैसा आएगा उससे हम अपना काम धंधा शुरू करेंगे, खुद का मकान बनाएंगे और इस रोज रोज की हाय हाय किट किट से मुक्ति पाएंगे। मगर नहीं, तुम्हें तो शर्म आती है अपने पिता से बात करने में। आखिर उनके मरने के बाद भी तो सब कुछ तुम्हारा ही होगा, अपना नहीं तो बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोचती? तभी अमित बोला, अब ऐसा तो नहीं कि वो आज ही मर जाएंगे। तुम यूं फालतू की बकवास किए जा रही हो। और मेरे माँ बाप के बारे में, माना तुम सही कहती हो, हमें मदद मांगनी चाहिए, लेकिन मैंने उनके कितनी बार कहा कि हमारे साथ आकर रहो, अच्छा घर लेंगे, कोई छोटा मोटा काम कर लेंगे, लेकिन वह कहते हैं कि गांव की हवा पानी ही उन्हें सुहावती है। गांव छोड़कर यहाँ काल कोठरी जैसे मकान में नहीं रहेंगे। जी, तुम्हारा दिमाग खराब है। जाकर थोड़ा प्यार से बोलो, इकलौते बेटे के लिए जरूर पिघल जाएंगे। अच्छा, एक काम करो, सर्दियों की छुट्टियां आ रही, हम सब 10 दिन के लिए गांव चलते हैं और मैं माँ जी से बात करूंगी। हो सकता है उन्हें मेरी बात समझ में आ जाए और हमारे बारे न्यारे हो जाए। काव्या इस तंगहाली से बहुत परेशान थी। काव्या खुद गरीब परिवार से थी, लेकिन बड़े शहर में आकर उसके सपने ख्वाहिशें बहुत बड़े हो गए थे। वह कैसे भी अपना खुद का घर खरीद बिजनेस कर अपना रहन सहन सुधारना चाहती थी, ताकि अपनी सहेलियों में अपनी धाक जमा सके। उसकी सहेलियां बहुत पैसे वाली थी और उनमें झूठी शान बताकर शामिल होती रहती थी। अभी कुछ दिन पहले उसकी सहेली राखी ने उसके घर पर पार्टी करने के लिए कहा तो उसने जैसे तैसे करके टाल दिया, लेकिन उसकी भी इच्छा होती थी कि अब मेरे घर आए और मेरा रहन सहन देखे और मैं भी सभी के सामने बोल सकूं कि मेरे पास भी सब कुछ है जो तुम लोगों के पास है। आखिर कब तक ऐसे उधारी के सामान खरीदकर शोभा करती रहूं? सबने घर पर दस्तक दी। शांति जी ने दरवाजा खोला तो अचानक अपने बेटा बहू और नाती पोते को आया देख शांति जी और दिनेश जी बहुत खुश हुए। बहुत अच्छा किया बेटा जो हमसे मिलने चले आए, वरना तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं होती कि अपने बूढ़े माँ बाप को भी याद कर लो। अरे बाबूजी, याद तो आपकी बहुत आती है, लेकिन क्या करूँ, फैक्ट्री में काम बहुत है। सुबह का जाता हूँ, रात को आता हूँ, खाना भी ठीक से नहीं खा पाता और घर में काव्या को भी बहुत सारे काम रहते हैं, बच्चे संभालती है और स्कूल की छुट्टियां भी बहुत कम होती है। मगर इस बार सब कुछ छोड़ छाड़ कर हम आपसे मिलने आ गए। शांति जी बोली, बहुत अच्छा किया बेटा, तेरे पिताजी तो यूं ही तंज कसते रहते हैं, इनकी बातों का पूरा मत मानना। चलो तुम लोग हाथ मुंह धो लो, बढ़िया चाय नाश्ता बनाकर लाती हूँ। सबने चाय नाश्ता किया और अपने कमरे में आराम करने चले गए। अगले दिन काव्या और अमित दोनों ही माँ बाबूजी की सेवा में लग गए। जहां अमित अपने पिता के संग खेतीबाड़ी का मुआवना करने जाता, मकान की कीमत निकालता था, वहीं काव्या घर में अपनी सास के साथ घुल मिलकर उनके गहनों रुपए पैसों के बारे में जानकारी लेती। इतना प्यार सम्मान पाकर माँ बाप दोनों धन्य हो गए। वे हमेशा सोचते थे कि बच्चों को शहर की हवा लग गई है, अब गांव की धूल मिट्टी खाने क्या ही आएंगे, हम जैसे बूढ़ों की यहीं मर जाना होगा। लेकिन अपने बेटा बहू का व्यवहार देखकर वे दोनों अति प्रसन्न थे। गांव वाले भी उनसे कह रहे थे, अमित जैसा लायक बेटा है आपके पास दिनेश जी, अब तो तुम्हारे हाथ पांव ढंग से नहीं चलते, जाकर वहीं अपनी सेवा करवाओ, हमें पूरा विश्वास है अमित तुम्हें बहुत खुश रखेगा। लोगों के मुंह से ये बात सुनकर दिनेश जी फूले नहीं समाते थे। अपनी बहू से इतनी सेवा पाकर शांति जी के होठों पर भी सिर्फ काव्या बहू की बात रहती। वह बड़े चाव से कभी उसके पैरों की मालिश करती, कभी सिर में तेल लगाती,
चोटी करती, उनके लिए अच्छा अच्छा खाना पका कर खिलाती। बच्चे भी दिन रात दादा दादी करते आगे पीछे घूमते रहते। इससे अधिक दोनों दंपति के अंदर अपने बेटा बहू और पोते पोती के साथ रहने की इच्छा जागृत हो गई। एक दिन शाम को सभी मिलकर खाना खा रहे थे। तब दिनेश जी बोले, बेटा शहर में कितने कमरों का मकान है? अरे बाबूजी, 2 कमरे हैं, उसी में रसोई बना रखी है। बेचारे बच्चे पढ़ने के लिए भी कभी छत पर तो कभी बरामदे में बैठे रहते हैं। रात को भी एक कमरे में ही सभी सो जाते हैं। ऊपर से साफ सफाई के लिए भी मकान मालिक की इतनी झाड़ सुननी पड़ती है। किराया भी इतना है कि महीने की आधी तनख्वाह उसी में चल जाती है। कभी कभी लगता है खाएं क्या। फिर दिनेश जी बोले, यह तो बड़ी परेशानी है बेटा, क्यों ना हम एक काम करें, अपना गांव का यह मकान बेच देते हैं और तुम वहां बड़ा घर ले लो, सब मिलजुल कर रहेंगे। देखो तो सही, 8 दिन में मुझे इतना इतना सुख मिला है। जब मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास रहूंगा तो बुढ़ापा सुधर जाएगा। जो बात करने अमित हिचकिचा रहा था, वह बात खुद सामने से पिताजी ने कह दी, जिसे सुनकर काव्या और अमित दोनों पति पत्नी का ही खुशी का ठिकाना न रहा। अपने पति की बात सुन शांति जी बोली, यह तो बहुत अच्छा सोचा है जी, मेरे मन में भी यही था। इतनी प्यारी बहू मिली है। मैं हमेशा यही सोचती कि काश इससे अपनी सेवा कराने का मौका भी मिलता, मगर आप यह गांव छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, इसलिए मैं डर के मारे बोलती नहीं थी। अगर आपके मन में ऐसा विचार आया है तो जल्दी कीजिए, इतना अच्छा मौका मैं हाथ से नहीं जाने दूंगी। हाँ पापा, इससे अच्छा और क्या होगा। हम अपने खुद के मकान में मिलजुल कर रहेंगे। फिर एक कार ले लूंगा और उसमें आपको बिठाकर मॉल, होटल, बाजार और मंदिर घुमाने ले जाया करूंगा। आप भी तो देखो जलवे बड़े शहर के। सभी ठहाका लगाकर हंस पड़े। फिर अमित बोला, मगर बाबूजी, मकान क्यों, खेत की जमीन भी बेचकर यहाँ से चलते हैं, दोबारा आने का झंझट ही नहीं रहेगा। क्या कहते हो बेटा, जमीन पुरखों की निशानी है। देखता हूँ मन तो नहीं करता, फिर भी देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। अगले दिन उन्होंने सारी बात अपने खास दोस्त मनोहर को बताई, जो कि गांव का बड़ा किसान था। सारी बात सुनने के बाद मनोहर बोला, दिनेश बेटा, बहू के साथ जीवन बिताना अच्छी बात है, उसके लिए अपना मकान खेत सब बेचकर चले जाना भी ठीक है, क्योंकि जहाँ बच्चे वहाँ माँ बाप को होना ही चाहिए। आखिर बुढ़ापे का सहारा तो वही है। मगर मेरा एक सवाल था दोस्त, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो आजकल अखबारों में, मोबाइलों में ऐसी ऐसी खबरें आती है जिनको सुनकर कलेजा मुंह को आ जाता है। माँ बाप को सड़क किनारे भीख मांगने छोड़ देते हैं, या फिर ट्रेन में बिठाकर भूल जाते हैं, हरिद्वार वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। मैं नहीं चाहता ऐसी दुर्घटना तुम्हारे साथ हो, इसलिए जो भी फैसला लेना सोच समझ कर लेना। अरे दोस्त, वह कोई मूर्ख बदनसीब बेटा होता होगा जो अपने जन्म देने वाले माँ बाप को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देता होगा। ऐसा बेटा होने से तो माँ बांझ होना ही ठीक समझेगी। देखो भाई, बहू बेटा पर विश्वास रखो, पर अंधविश्वास नहीं करना। थोड़ा मुझ पर भरोसा रखो। चलो अभी मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। अगले दिन सब कुछ बेचकर अमित सभी को लेकर शहर आ गए। सब बहुत बढ़िया चल रहा था। दिनेश जी ने बेटे को 3 कमरों का नया घर दिलवाया, कुछ पैसा बच्चों की पढ़ाई के नाम एफडी में जमा करवा दी। काव्या अपने सास ससुर की खूब सेवा करती। कभी बाहर जाना होता तो बच्चों को उनके भरोसे छोड़ निश्चित होकर चले जाते हैं। मगर धीरे धीरे घर का सारा कामकाज शांति जी के कंधों पर आ गए। इतने बड़े घर की साफ सफाई, बच्चों का टिफिन, उनकी देखभाल करना, यह सब उनके लिए थोड़ा मुश्किल होने लगा। उस पर आए दिन बहू अपनी किटी पार्टी, जन्मदिन, हाउस पार्टियां करती रहती, जिसकी वजह से रसोई का सारा काम शांति जी को ही संभालना पड़ता। कल बेटे बहू की शादी की सालगिरह थी। शांति जी ने रसोई का काम तो संभाल लिया, मगर रात होते होते उनके हाथ पांव अकड़ गए। जैसे तैसे रात में खाना खाया और सोचा रसोई की साफ सफाई और बर्तन सुबह कर लूंगी। मगर सुबह तक उन्हें तेज बुखार आ गया। जैसे तैसे अपने बेटे के आगे गिड़गिड़ाकर उसके हाथों से दवा मंगवाई। काव्या को जैसे ही पता लगा कि सास बीमार है, तो उनकी देखभाल करने के बजाय अपनी सहेलियों के संग घूमने फिरने निकल गई। बच्चों के लिए बाजार से खाना ऑर्डर कर दिया। बड़ी मुश्किल से दिनेश जी ने शांति जी के लिए खिचड़ी बनाई और उन्हें दवा दी। 2 दिन बाद शांति जी की तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो वे उठकर काम करने लगी। तब दिनेश जी ने उनका हाथ पकड़कर कहा, बस करो भाग्यवान, अब इस उम्र में तुमसे यह सब नहीं होता। मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। आज आने दो अमित को, तो दोनों से बात करूंगा। जब अमित और काव्या घर आए तब अपने बेटे बहू से उन्होंने कहा, बेटा क्यों ना साफ सफाई के लिए एक काम वाली बाई रख ली जाए, क्योंकि अब तुम्हारी माँ से इतना काम नहीं होता। यह सुनते ही काव्या और अमित बोले, कभी तबीयत खराब हो जाती है, उसके लिए हम घर के नियम नहीं बदल सकते।
और बाबूजी मेरी तनख्वाह भी इतनी है कि घर खर्च निकल जाए, और बाकी के जो पैसे थे वो हमने घर खरीदने में लगा दिए। अब बाई को देने के लिए रुपया कहाँ से आएगा? काव्या और माँ मिलकर घर को संभाल रही है, तो उन्हें संभालने दीजिए, आप बस आराम कीजिए। मगर दिनेश जी जानते थे बहू तो किसी काम को हाथ नहीं लगाती नहीं, और शांति जी कई दिनों से बीमार होकर भी कामकाज में लगी है। बेटा मैंने तेरे लिए इतना किया तो तू अपनी माँ के लिए काम वाली की व्यवस्था तो कर ही सकता है। काव्या बहू तो पार्टियों से फुर्सत नहीं, और फिर तो घर में रोज नया सामान लेकर आता है। कल की बात देख लो, तुमने काव्या को शादी की सालगिरह पर नया सोने का हार सेट लाकर पहनाया है। यह सब देखकर मुझे नहीं लगता कि पैसों की कोई तंगी चल रही है। तभी बहू काव्या तमतमाते हुए बोली, हद करते हैं बाबूजी, अब आप अपने घर में अपने बच्चों को नजर लगा रहे हैं, जबकि आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके बेटे ने बहू के लिए जेवर जोड़ा है। आखिर काम तो वो परिवार के ही आएगा ना, कौन सा मैं खा जाऊंगी उसे? और फिर आप दोनों दिन भर करते क्या है? मुफ्त का खाना खाते हैं। थोड़ा हाथ पांव चला लोगे या अपने पोता पोती को संभाल लोगे तो घिस नहीं जाओगे। बात बहुत बढ़ गई। दिनेश जी को सहन ना हुआ और गुस्से में बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? भूलो मत, मेरी वजह से आज तुम इतने बड़े घर की मालकिन बनी हो। कोई ऐसा नहीं किया बाबूजी, पर हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं। आखिर घर अपने बेटे के लिए खरीदा है, वो भी इतने सालों बाद तड़पा तड़पा कर। अब जाकर हम तसल्ली से जी रहे हैं तो आपको चैन नहीं पड़ रहा। और माँ जी गांव में अकेले ही तो सारा काम करती थी ना, अब शहर आते ही उन्हें नौकर चाहिए। तभी अमित चिल्लाए, आप लोग झगड़ा मत कीजिए, अड़ोस पड़ोस के लोग सुन रहे होंगे। बाबूजी मैं कुछ करता हूँ, आप अपने कमरे में आराम कीजिए। बेटे की बात सुनकर दिनेश जी और शांति जी दोनों अपने कमरे में चले गए। तब अमित काव्या का हाथ खींचते हुए उसे कमरे में ले गए और जोर से बोला, शर्म नहीं आती तुम्हें? किस तरीके की बात करती हो? उनका सब कुछ लूट कर अब हम उन्हें धोखा कैसे दे सकते हैं? सही तो कह रहे हैं, उन्हीं की वजह से तो इतना बड़ा घर मिला है, वरना चप्पल घिस घिस कर पैरों में घाव बन गए थे। मगर किराए के मकान से छुटकारा नहीं मिला था। देखो जी, तुम पहले भी किसी काम के नहीं थे, आज मेरी वजह से इतना बड़ा घर और रुपए पैसा मिला है। मैं तो जैसी थी वैसी ही हूँ और रहूंगी, तो कोई मुझे पार्टियों में आने जाने से नहीं रोक सकता। अगर कुछ करना है तो अपने माँ बाबूजी को वापस गांव का रास्ता दिखाओ। तमतमाते हुए काव्या बोले, गांव किस मुंह से भेजूं? सब कुछ तो बेचकर यहाँ आ गए, अब क्या झोपड़ी बनाकर देता फिरूं? अमित ने कहा। काव्या बोली, कोई बात नहीं, शहर में रखने का मन है तो वृद्ध आश्रम में छोड़ आओ, कभी कभार जाकर मिलना, ज्यादा हो तो फल मिठाई दे आना, नहीं तो मैं बता देती हूँ, मैं अपने मायके चली जाऊंगी। अमित बेचारा धम से बिस्तर पर बैठ गया, सोचने लगा, माँ बाबूजी का साथ दिया तो पत्नी और बच्चे छूट जाएंगे, और अगर पत्नी बच्चों को साथ रहा तो माँ बाबूजी को छोड़ना ही पड़ेगा। मगर घर में सुख शांति के लिए फैसला तो लेना ही होगा। अब ऐसे गहन चिंतन की जरूरत नहीं, कल हमारी फ्लाइट है, पहले जरा घूम फिर आते हैं, फिर आकर इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाना है सोच लेना। लेकिन काव्या तुम ही सोचो, वे लोग वृद्ध आश्रम में कैसे रह पाएंगे? तुम थोड़ा एडजस्ट कर लो, अच्छा रहेगा। सोचो उनके यहाँ रहने से कितने फायदे, तुम बच्चों को छोड़कर कितनी निश्चितता से घूमने फिरने पार्टियां करने जा सकती हो। साफ सफाई बागवानी की चिंता नहीं होती, और माँ बड़े बड़े खाना बनाती है। मुझे तुम्हें परेशान नहीं करना पड़ता, बच्चे स्कूल से आते हैं तो उन्हें दादा दादी का प्यार मिल जाता है। और देखा, जब कभी हमें घूमने जाना हो तो घर में ताला भी नहीं लगाना पड़ता। फ्री की चौकीदारी अलग, उन लोगों के इस घर में रहने से बहुत फायदे हैं, थोड़ा समझो। अमित लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोला, देखो अमित, बात तो तुम्हारी 100% सही है, लेकिन आज जो उन्होंने कलेश किया है उसकी बात तो मैं उन्हें 5 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मगर तुम कहते हो तो उन्हें हमारे घर लौटने तक इस घर में रहने की परमिशन देती है, मगर उसके बाद उनका बोरिया बिस्तर यहाँ से बंद जाना चाहिए। और अगर तुम्हारा दिमाग कभी भी ठिकाने में नहीं आया और माता पिता के चक्कर में मुझे एडजस्ट करने को बोला, तो मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा दोनों बच्चों को यहाँ से लेकर जाने में। और दूसरा, मैं तुम तीनों पर मानहानि का केस कर दूंगी, फिर काटते रहना कोर्ट कचहरी के चक्कर। उसके बाद जीत मेरी होगी, तब देते रहना भरण पोषण के लिए गुजारा भत्ता, और पड़े रहना अपने बूढ़े माँ बाप के साथ। फिर काव्या गुस्से से पैर पटक कर अपने कमरे से बाहर चली गई। शायद अमित के अंदर
अपने माता पिता के लिए दया भाव बाकी थी, इसलिए वह बार बार काव्या को समझाने की कोशिश कर रहा था, मगर कहीं न कहीं कमजोर पड़ रहा था, क्योंकि बात बच्चों की भी थी। क्या किया जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा था। चलो फिलहाल शिमला मनाली जा रहे हैं, वहीं पर कुछ ठंडे दिमाग से सोच विचार करूंगा। ऐसा सोच अमित ने अपने कपड़े डालने शुरू कर दिए। अगले दिन चारों बैग पैक कर घर से निकलने लगे थे तो काव्या बोली, अरे बच्चों, मैंने तुम लोगों के लिए नाश्ता तैयार कर दिया है। अचानक कहाँ जा रहे हो? कुछ अन्न के अंदेशे से डर कर बोली माँ। कि जरूरी था ना आपको टोकना? अगर इतना ही प्यार था तो कल इतना चिल्लम चिल्ली करने की क्या जरूरत थी? कल तो बाबूजी को बड़ा कष्ट हो रहा था आपके काम करने से, और आप हमारे लिए नाश्ता तैयार कर रही हैं। इतना एहसान मत कीजिए हम पर, और वैसे भी आपके हाथ से बने खाना खाने के लिए भूखे नहीं बैठे रहेंगे हम जिंदगी भर। गुस्से से तमतमाते हुए काव्या बोली। काव्या, थोड़ा चुप हो जाओ माँ, वो हम शिमला जा रहे हैं, बच्चों की छुट्टियां भी थी तो सोचा थोड़ा घूम आते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, हम चलते हैं, अमित ने कहा। अमित सबको लेकर बाहर गाड़ी के पास चला जाता है, मगर तभी शांति जी ने देखा कि अमित किसी काम से अपने कमरे में वापस आया है। तो शांति जी दौड़कर रसोई में गई, बड़ा सा खाने का डिब्बा पैक कर दिनेश जी से बोली, सुनिए जी, अभी वे लोग निकले नहीं है, एक काम कीजिए, यह डब्बा उन लोगों को बाहर पहुंचा दीजिए, मेरे पाँव में दर्द है, वरना मैं ही चली जाती। दिनेश जी गुस्से में बोले, तेवर देखे तुमने अपनी बहू के, किस तरह अपने बाप समान ससुर से जबान लड़ा रही थी, और जब अब तुम चाहती हो कि नौकरों की तरह उसे खाना देने जाऊं? आप ही ना, यही सब आपके बेटे ने किया होता तो थोड़ा भी नहीं सोचते। वह बेचारी एडजस्ट कर रही है, पहले अकेली रहती थी, और ऊपर से तुम्हारे नाटक भी तो कम नहीं। देखो जी, सब कुछ एक तरफ, मैं मेरे पोता पोती को और भूखा नहीं दे सकती। गुस्से में उसने सुबह बच्चों को दूध भी नहीं पीने दिया। बेचारा हम बड़ों की सजा छोटे नन्हे मुन्ने मेरे बच्चे भुगत रहे हैं। ये भूखे रहे मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। चलिए जाइए, खाने का डिब्बा देकर आए। दिनेश जी गुस्से से बोले, तुम जैसी जिद्दी औरत के कारण ही मेरा जीवन खराब हो गया। तुम्हें जिद करती थी शहर चलो शहर चलो, बहू बेटों के पास रहेंगे, देख लिया परिणाम, कैसी बहू है और कैसा बेटा है। बहू के आगे क्यों नहीं बोलता तुम्हारा जोरों का गुलाम? जे आप अपने रामायण थोड़ी देर के लिए बंद कर लीजिए। अच्छा ठीक है, बहू के पास नहीं जाना तो बेटा कमरे में ही दे आइए, लगता है पैसे भूल गया है, बहुत जल्दी में था। जाइए कमरे में ही टिफिन थमा दीजिए, कहना मां ने दिया है, रख लेगा, उसे भी पता है बच्चे भूखे हैं। जाओ अब देर मत करो, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? धक्का देते हुए दिनेश जी को अमित के कमरे में भेज देती है। न चाहते हुए भी वे बेटे के कमरे की तरफ पहुंचे, तभी उन्हें अमित की आवाज आई, यार तू मेरी समस्या समझ, मामला बहुत गंभीर है। पत्नी मेरे माता पिता के साथ रहना नहीं चाहती, घर में कलेश होते रहते हैं, समझ नहीं आता क्या करूं। कल तो उसने यह तक कह दिया अगर शिमला से आने के बाद उन्हें यहाँ देखा तो घर छोड़कर चली जाएगी। अब तू ही बता मैं क्या करूं? तभी उसका दोस्त बोला, अरे यार, यह तो आजकल के आए दिन के नाटक हैं। जवान लोग बूढ़े लोगों के साथ रहना नहीं चाहते, इतनी गंभीर समस्या भी नहीं जितनी तूने बना रखी है। उन लोगों ने अपनी जिंदगी जी ली है, अब तुम लोगों को जीनी है। कब तक घर में लड़ाई झगड़ा करते रहोगे? बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? मेरी मान तो यह बहुत ही अच्छा सुझाव है। अमित ने कहा, सच में यार, ऐसा हो सकता है, किसी को कुछ बुरा तो नहीं लगेगा, वहां इतनी सुविधा मिलेगी। फिर दोस्त अविनाश बोला, क्यों लगेगा, बल्कि वह लोग तो बहुत सुखी से रहेंगे। अब तू जा, छुट्टियां मना, इतनी चिंता मत कर, मैं हूं ना, सब देख लूंगा। हाँ यार, तूने तो मेरी सारी चिंता ही खत्म कर दी। ठीक है, शिमला से आते ही तू सब संभाल लेना। हाँ हाँ, सब संभाल लूंगा, चल अब रखता हूँ, बाय। उसने फोन रख दिया। इधर तसल्ली करता हुआ अमित जैसे ही कमरे के बाहर निकला, अरे बाबूजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अमित ने पूछा। वही तो समझ में नहीं आ रहा बेटा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मतलब मैं कुछ समझा नहीं पापा। बेटा अगर तुम समझते तो आज घर के हालात कुछ और होते, मगर यह तुम्हारी माँ है ना, महामूर्ख औरत है, बेटे के मुंह में अंधी हो चुकी है। देखो तो बहू ने कितना कुछ कहा, क्या क्या नहीं किया हम लोगों के साथ, फिर भी उसे भूखा नहीं देख सकती हूँ ना। बच्चों के मुंह से मुस्कुराते हुए टिफिन अमित के हाथों में थमा दिया। खा लेना बेटा, रास्ते में माँ का प्यार है, शायद तुम्हारी भूख मिट जाए। वैसे तो आजकल सब इतने भूखे हो गए कि उन्हें खाना, रुपया पैसा, मकान, जमीन जायदाद, खेत खलियान सब कुछ मिल जाए, फिर भी उनकी भूख खत्म नहीं होती। बाबूजी, यह क्या पहले बुझा रहे हैं? मुझे देर हो रही है, मैं निकलता हूँ, बोलकर अमित वहां से चला गया। उसे जाता हुआ देख दिनेश जी की आंखों में आंसू आ गए, और मन में सोचने लगे कि क्या इंसान यह दिन देखने के लिए बच्चे पैदा करता है?
क्या हुआ जी, बच्चों की याद आ रही है? जब से वह गए हैं मेरा भी मन बड़ा बेचैन है। अच्छे से लाड प्यार भी नहीं कर पाई। पता नहीं खाना खाया होगा या नहीं। हमें उन्हें कम से कम खुशी खुशी विदा तो करना चाहिए था। ये लड़ झगड़ कर जाना कोई अच्छी बात नहीं है। इतनी दूर जा रहे हैं, उनके साथ अपना आशीर्वाद भी भेजना चाहिए था। फिर अपने मन को समझाते वह बोलती, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के बाद फोन पर बहू बेटे से बात कर लूंगी। चुप हो जाओ भाग्यवान। गुस्से में लाल आंखें करते हुए दिनेश जी बोले, बहुत हुआ तुम्हारा लाड प्यार। तुम जिन लोगों पर अपना इतना दुलार लुटा रही हो वह तुम्हारे साथ क्या करने वाले हैं इसका तुम्हें पता भी नहीं है। और अगर मैंने बता दिया तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यह प्यार किस चिड़े का नाम है यह भी भूल जाओगी। भूल जाओगी कि तुम्हारा भी परिवार है। भांग खा लिए क्या? सुबह सुबह कैसे बेकी बेकी बातें कर रही हो? क्या हुआ है मुझे बताइए। शांति जी घबराते हुए पति से पूछती है। तुम सुनना चाहती हो ना तो सुनो। एक सास में जो कुछ भी उनके मन में था सब कुछ बोल दिया। सुनते ही शांति जी धम से कुर्सी पर बैठ गई। क्या इतना बड़ा धोखा, वह भी इन बेटे बहू से? हे प्रभु, यह सब देखने से पहले मुझे दुनिया से क्यों नहीं उठा लिया? तुम चिंता क्यों करती हो शांति? मैं भी ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर अपने बाप को याद रखेंगे। और यह उदाहरण हर बेटे के लिए होगा जी। आप क्या कर लेंगे, क्या करने वाले हैं मुझे भी बताइए। तुम कर जाओ बोलकर यह बाहर चले गए। 7 दिन की छुट्टी खत्म होने पर काव्या और अमित बच्चों सहित घर लौट रहे थे। सच में अमित, इस बार तो मजा ही आ गया। पहली बार हम इतनी दूर घर द्वार की चिंता किए बगैर घूमने गए थे। हसीन वादियों में दिल भी खुश हो गया। बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया। यह देखो कितनी सुंदर तस्वीरें आई हैं। अब तो घर में आराम करने का इरादा है। काव्या और अमित दोनों ही बातों में मस्त और व्यस्त थे। कब घर आया पता ही नहीं चला। गाड़ी रुकते ही, तुम चलो मैं सामान उतारता हूँ, तुम बच्चों को लेकर आराम करने कमरे में पहुंचो। अरे अमित, घर में ये लड़कियां क्या कर रही? आश्चर्य से काव्या ने अपने पति से कहा। देखो तो, 2 बालकनी में 2 बगीचे में बैठी है। तभी वहां से जाती एक लड़की को रोककर अमित ने पूछा, आप लोग कौन है? हमारे घर में क्या कर रही है? यह तो हमारे माँ बाप रहते हैं। आप यहाँ किसकी इजाजत से घूम रही है? भैया, यह घर तो दिनेश जी का है। उन्होंने हमें किराए पर दिया है। हम लोग पास के ही कॉलेज में पढ़ती हैं। घर दूसरे शहर में, यह घर कॉलेज के पास है, इसलिए यहाँ कमरा किराए पर लिया है। वैसे आप लोग कौन? पहले तो कभी नहीं देखा। कमरा किराए पर दिया है। यह बात सुनकर अमित और काव्या दोनों के तोते उड़ गए। यह माँ पापा ने क्या कर डाला? घर किराए पर दे दिया, वो भी हमसे बिना पूछे। उनकी इतनी हिम्मत। बहू बेटा दोनों गुस्से से तमतमाते हुए घर के अंदर प्रवेश करते हैं। देखा तो अम्मा बाबूजी टेबल पर बैठे चाय नाश्ता कर रहे थे। माँ बाबूजी बेटे के जाते ही घर को हॉस्टल बना दिया। आखिर आपने यह सब किससे पूछ कर किया? और माँ बाबूजी इस उम्र में सठिया गए हैं, मगर आपने भी उन्हें नहीं रोका। लड़कियों को कमरा किराए पर दे दिया। फिर काव्या भी गुस्से से चिल्लाई, मेरा कमरा इन लड़कियों को दे दिया? मेरा सारा सामान कहाँ है बाबूजी? घर में छोटी मोटी लड़ाई होती रहती है, मगर कोई ऐसे अपने बेटे को अपमानित करता है। अब आप ही बताइए, हम लोग कहाँ जाएंगे? और दूसरी बात, यह घर आपके बेटे का है। आपने हमसे बिना पूछे ही सब डिसीजन कैसे ले लिया? काव्य तिल मिलाते हुए बोली। आराम से चाय का कप टेबल पर रखते हुए दिनेश जी बोले, कौन सा घर? किसका घर? तुम लोग किस हक की बात कर रहे हो? और मुझे कुछ भी करना है उसके लिए तुम लोगों से पूछने की जरूरत है? मुझे नहीं लगता। और फिर जो तुम दोनों करना चाहते थे, फर्क इतना है, इस घर से हम दोनों जाने वाले थे, अब तुम दोनों चलते बनो। बाबूजी के मुंह से ऐसी बातें सुनते ही दोनों का मुंह खुला का खुला रह गया। फिर भी काव्या कहाँ पीछे रहने वाली थी? यह घर तो मेरे पति का है। आप किस शख्स से इसे किराए पर चढ़ा सकते हैं? बहू, शायद तुम भूल गई हो, यह घर तुम्हारी सास के नाम पर लिया गया था। पूछो अपने पति से। टैक्स बचाने के चक्कर में उसने महिला सीनियर सिटीजन के नाम पर रजिस्ट्री करवाई थी। पैसे बचाने थे, इसी चक्कर में बड़ी भूल कर दी, मगर यह भूल हमारे लिए अच्छी साबित हुई। मगर बाबूजी, आप भूल रहे हैं, पिता की प्रॉपर्टी में बेटे का पूरा अधिकार होता है। हम कोर्ट कचहरी कर आपसे अपना हक लेकर रहेंगे। आगे की सारी बात वकील साहब तुम्हें बताएंगे। इतने में वकील माधव और उनके गांव के खास दोस्त मनोहर जी वहां पहुंच गए। वकील साहब बोले, कानूनन इस घर पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, क्योंकि इस घर में लगा सारा पैसा दिनेश जी की किसानी की कमाई का लगा है, जिसके गवाह खुद मनोहर जी है, जिन्होंने खेती की जमीन खरीदी है। जो कुछ भी है सब दिनेश जी का है, और उनकी मर्जी के बगैर तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं मिल सकती।
करते रहो लाख कोर्ट केस। सारी बाजी हाथ से जाते हुए देख काव्या गिरगिट की तरह रंग बदलती हुई बोली, माँ बाबूजी, आखिर गलती तो बच्चों से ही होती है। बड़ों का फर्ज है उनकी गलती पर उन्हें समझाए, उन्हें डांटे, मगर इस तरह घर से बेघर कर देना गलत है। कुछ नहीं तो आप अपने पोता पोती की सोचो, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे बेचारे। हाँ पापा जी, जरूर कोई गलत फहमी हुई है और उसके चलते आप इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं। छोटे मोटे झगड़े आखिर किस घर में नहीं होते, उन्हें सुलझाना चाहिए, ना कि दूसरों को बुलाकर घर में तमाशा करना चाहिए। उसका इशारा वकील साहब और दोस्त मनोहर जी पर था। आप समझिए बाबूजी, बाहर वाले लोग आकर सिर्फ फसाद उड़ाते हैं, घर वाले होते हैं जो एक दूसरे की समस्या को समझ सकते हैं। आज तक चुप रहने वाले शांति जी बोल पड़े, वाह बेटा, तेरी नसीहत सुनकर तो मैं बहुत खुश हुई। कम से कम तुम से इतनी अकल तो है, आज जान गए कि बाहर वाले और घर वाले में क्या फर्क होता है। लेकिन अब तू मेरी नसीहत सुन। अपने बेटा बहू पर यकीन करके मैंने दुनिया की सबसे बड़ी गलती की। तुम लोगों पर इतना भरोसा किया, सब कुछ तुम पर वार दिया, तुम्हारे बाबूजी से भी लड़ाई की, हर बार यही कहती रही, शांति बनाए रखो, घर का मामला है, सुलझ जाएगा। मगर तुमने तो हमें वृद्धाश्रम भेजने का पूरा इंतजाम कर लिया था। तभी अमित और काव्य एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। तब दिनेश जी बोले, घबराओ मत बेटा, यह बात तो मैंने उसी दिन सुन ली थी जिस दिन तुम शिमला जाने के लिए निकल रहे थे। चाहता तो मैं उसी दिन तुम दोनों को घर से बाहर निकाल देता, लेकिन तुम मुझे आश्चर्यचकित करते हो, उससे पहले ही मैंने तुम्हें हैरान कर डाला। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि प्लान तुम ही नहीं, मैं भी बना सकता हूँ। अब तुम ज्यादा देर मत करो, तुम्हारा सामान स्टोर रूम में पड़ा है, फटाफट उठाओ और चलते बनो। मगर बाबूजी, मैं कहाँ जाऊंगा? बेटा, इसकी चिंता तब करनी चाहिए थी जब तुमने बूढ़े माँ बाप को घर से निकालने का सोच रखा था। बेटा, अगर ऐसा होता तो मैं भी तुम्हारे दादा दादी को निकाल देता, मगर मैंने भी तो उम्र भर उनकी सेवा की। यह सब तुमने अपनी आंखों से देखा था, फिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? चलो मान लेते हैं तुम्हें अलग रहना था, तो साफ साफ बता देते, हम लोग अपना इंतजाम कहीं और कर लेते। मगर इस तरह हमें घर से बेघर करने के तरीके तुम्हें नहीं आजमाने चाहिए थे। अब इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। माँ, आप ही समझाइए ना पापा को, मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि मैं एक महीने का किराया दे सकूं। जो था सब खर्च कर दिया। बेटा, यह सब पहले सोचना चाहिए था। जो भी खर्चा पिछले 1 साल से कर रहे थे वह बाबूजी की मेहनत के थे। बहू, केस तो मैं करूंगी तुम पर। वकील साहब, फटाफट केस बनाइए। बेटा, बहू द्वारा घर से निकाल देने की साजिश, हमारे पैसों से प्लॉट या गहने खरीदे गए, छुट्टियां मनाएगी, सारा पैसा वसूल करना है। कीजिए बहू बेटे पर मान हारने का दावा। माँ शांति जी के कठोर शब्दों में कहा। अब तो काव्य के मुंह में कोई शब्द न बचे, हर बात पर कोर्ट कचहरी की धमकी देती थी। आज बहू को सास के मुंह से वही सब सुन उसे एहसास हुआ कि कितनी गलती कर रही थी। पैसे और गहनों के लालच में इतनी अंधी हो गई थी कि बूढ़े सास ससुर को मोहरा बनाकर इस्तेमाल कर रही थी। पैसों के लिए गांव से लाई और शहर लाकर नौकरों से भी बुरा बर्ताव किया। इतने से भी जब मन नहीं भरा तो दोनों को वृद्धाश्रम में भेजने की योजना बना डाली। हम जिम्मेदारियों से मुक्त जीवन जीने की कोशिश में लगे रहे, मगर भूल गई जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होती। तभी काव्या हाथ जोड़कर अपने सास ससुर से बोली, माँ बाबूजी, आपने जो किया अच्छा किया, हम इसी लायक हैं। मुझे तो अमित ने कई बार रोका भी, मगर मैं नहीं मानी। मेरी वजह से आज एक बेटे पर से माँ बाप का भरोसा उठ गया है। सोचती हूँ अगर कल को यही सब मेरे साथ हुआ होता, मगर अब मैं अपनी भूल सुधारने की कोशिश करूंगी। सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे रुपया पैसा चाहिए, बल्कि इसीलिए कि देवता समान माता पिता का दिल दुखाने का प्रायश्चित करना है। दिनेश जी और शांति जी दोनों ही दोबारा अपने बेटे बहू की बातों में नहीं आना चाहते थे। जब एक बार भरोसा उठ जाए तो दोबारा करने में बहुत मुश्किल होती है। फिर भी अंदर से मन पिघल रहा था, मगर बाहर से सख्त बन रहे थे, क्योंकि अब उनमें धोखा सहने की हिम्मत और ताकत दोनों ही नहीं थी। दोनों चुपचाप घर से चले गए। घर के पास ही मकान किराए पर लिया ताकि माँ बाबूजी का ख्याल रख सके। कभी सामान लेने के बहाने तो कभी माँ बाबूजी को देखने के बहाने दोनों घर के चक्कर काटा करते थे। काव्या पहले जैसी नहीं रही। वह अपनी सास के लिए अपनी पसंद की सब्जियां बनाकर लाती, तो कभी बाबूजी के लिए मिठाई लेकर आती थी। अमित भी इसी बहाने से बात करने की कोशिश करता, मगर अब वे सिर्फ हाँ या ना में ही जवाब देती।
हाँ, बच्चों के साथ खूब हंसते बोलते। घर में कमाई का जरिया अमित की ही तनख्वाह थी। खर्चे बढ़ रहे थे, इसलिए काव्या ने अपनी फिजूल खर्ची बंद कर दी और एक टिफिन सेंटर शुरू कर दिया, जिसके दो मकसद थे। पहला तो कमाई और दूसरा माँ बाबूजी के घर पर निगरानी। उसे अच्छे से पता था कि वे लोग कभी आगे से बुलाएंगे नहीं, मगर काव्या और अमित जानते थे कि अब बाबूजी की तबीयत थोड़ी खराब रहने लगी है। उन्हें अस्थमा था और अब फेफड़े भी साथ नहीं देते थे। उनका ध्यान रखना जरूरी हो गया था। मगर अब वे बेटा बहू पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन बेटा बहू ने भी विश्वास जीतने की ठान ली थी। एक दिन काव्या लड़कियों को डिब्बा पहुंचाने घर पहुंची तो देखा दिनेश जी हॉल में बेहोश पड़े थे। पीछे से शांति जी मंदिर से पहुंची। उन्हें ऐसी हालत में देखकर रोना पीटना चालू कर देती है। माँ जी चुप हो जाइए, इस तरह रोने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। चलिए बाबूजी को उठाकर पलंग पर लिटा देते हैं। खबरदार जो इन्हें हाथ भी लगाया तो शांति जी तमतमा गई। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। आज तुम्हारी वजह से ही तुम्हारे ससुर जी के ये हालत है। ना तुम हमको ऐसा धोखा देती, ना ही हम ऐसे घुट घुट के जी रहे होते। अच्छे भले गांव में सादा जीवन जी रहे थे। न जाने क्या सूझी जो तुम लोगों के छल कपट में फंस गए और अपना सब कुछ बेचकर यहाँ शहर आ गए। उसके बाद क्या कुछ नहीं हुआ हमारे साथ? तुमको क्या लगता है यह सब जो हुआ उससे हमें कुछ सीख मिला है? पहले जो शांति जी अपनी बहू पर जान छिड़कती थी, आज वही उसे कोसते जा रही थी, जिससे काव्या को बहुत आत्मग्लानि हो रही थी। कहीं ना कहीं वही इन सब घटनाओं का मुख्य कारण थी। माँ जी, मैं आपकी हर बात मानूंगी। आप कहेंगी तो कभी मैं आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। मगर आप भी बाबूजी को डॉक्टर की जांच की बहुत जरूरत है। शायद इन्हें दिल का दौरा पड़ा है, इसीलिए पहले हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। मगर शांति जी को तो जैसे पति की हालत देखकर पगला गई थी। उन पर काव्या की किसी बात का असर नहीं हो रहा था। काव्या ने तुरंत एम्बुलेंस और अमित को फोन किया। अमित को आने में देर लग गई, मगर तब तक एम्बुलेंस आई। उसने फटाफट दिनेश जी को हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टर से बात करना, इलाज, दवा के लिए अस्पताल भाग दौड़ सब कुछ करती रही। तभी अमित दूर से लौट कर आया। यह सब क्या हो गया? काव्या कुछ बोलती उससे पहले शांति जी चिल्लाना शुरू कर दिया। यह सब तेरी और तेरी बीबी की वजह से हुआ है। हमारा सब कुछ तो लूट लिया तुम लोगों ने, अब हमारी जान भी लोगे। छोड़ क्यों नहीं देते हो हमारा पीछा? क्यों घर में बार बार आते हो, अपनी शक्ल दिखाते हो जो तुम्हारा धोखा और फरेब याद दिलाती है? कहीं अभी भी तुम लोगों की कोई गंदी चाल तो नहीं? काव्य बहू, कहीं तुमने ही तो कुछ नहीं किया? क्योंकि उस वक्त घर में तुम अकेली थी। बताओ, बाबूजी के साथ कुछ कहा तो नहीं तुमने, जिसके कारण उन्हें दिल का दौरा पड़ गया? जरूर रुपए पैसे मांगे होंगे और उन्होंने इनकार कर दिया होगा। बोलो, यही हुआ है ना? शांति जी की बाबरी सी अपनी बहू पर इल्जाम लगा रही थी। तभी डॉक्टर आए और बोले, अम्मा जी, यह अस्पताल है, यहाँ जोर जोर से बातें ना कीजिए। अगर आपको लड़ाई झगड़ा करना ही है तो बाहर चले जाइए। तब शांति जी बोली, नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अगर निकालना है तो इन दोनों को निकाले। चलो यहाँ से निकल जाओ, मैं इनकी शक्ल नहीं देखना चाहती। माँ जी, आप क्या कर रही हैं? अगर आपकी बहू ने सही समय पर अपने ससुर को अस्पताल नहीं पहुंचाया होता तो दिनेश जी को बचाना मुश्किल था। घर में जो भी विवाद हो, कम से कम अभी तो शांति बनाई रखिए। गुस्से में डॉक्टर बोलकर चला गया। उसके बाद मानकर शांति जी थोड़ा शांत हो गए, मगर उनके दिल और दिमाग में उठते सवाल ज्वालामुखी की तरफ फूट रहे थे। उनके शक की सुई काव्या पर ही अटकी हुई थी। हो ना हो, बहू ने ही कुछ किया है। शांति जी की बात सुन काव्या बहुत आहत हुई। अमित का हाथ पकड़कर बोली, सुनिए जी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं तो वहां सिर्फ टिफिन देने गई थी, साथ में माँ बाबूजी के सेहत का हालचाल लेने गई थी। जब मैं वहां पहुंची तो बाबूजी तड़प रहे थे। मैं रसोई में पानी लेने गई, तब तक पापा जी को बेहोश हो गए। मैंने उन्हें उठाने की बहुत कोशिश की। इतने में माँ जी आ गए और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर ना जाने कैसे कैसे इल्जाम लगाने लगी। देखिए जी, पहले जो हमसे गलतियां हो गई, हम सुधारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मान भी लिया, कोई इतनी जल्दी माफ नहीं करेगा, क्योंकि हमने काम ही ऐसा किया था। लालच में अंधे होकर अपने माँ बाबूजी को वृद्ध आश्रम में छोड़ने का सोचा था, मगर मेरी सोच इतनी भी घिरी हुई नहीं है कि मैं उन्हें मारने की सोचूंगी। छी छी, ऐसा मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकती। आप माँ को समझाइए ना। तभी लंबी सांस लेकर अमित बोला, नहीं काव्या, अब मैं क्या बोल सकता हूँ? तुमने जो कुछ भी किया, माँ उसे माफ नहीं कर पा रही है। और अगर बाबूजी को कुछ हो गया तो मुझे लगता है वह तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहेगी।
तो जो कुछ भी हुआ वह अकेले मेरे लालच में थोड़ी न हुआ। आप भी सब कुछ चाहते थे। उन्होंने पैसा भी अपने बेटे और बेटे के बच्चों की खुशी के लिए दिया था, मगर आज सारा इल्जाम एक बहू पर लगा दिया गया। माना मैंने अपने होशो ऐशो आराम के लिए उन लोगों का उपयोग किया, लेकिन उस गलती का प्रायश्चित पिछले 2 साल से कर रही हूँ। माफ ना करे ना सही, कम से कम मरने मारने का इल्जाम तो ना लगाए। अमित चुप हो गए, क्योंकि गलत कौन है इसका फैसला करने वाला हम कौन होते हैं। वक्त के आगे सब हार चुके थे। दिनेश जी से ना जाने कितनी बार अमित व्यापार के लिए पैसे मांग चुका था, मगर वह कभी देने को राजी नहीं होते थे। इसलिए उसे छोटी नौकरी पर गुजारा करना पड़ा और बच्चों का पालन पोषण करना भारी हो रहा था। धीरे धीरे सब ख्वाहिशें बढ़ती गई तो अमित पूरा नहीं कर पा रहा था। कहीं ना कहीं मलाल तो उसे भी था, शहर की जिंदगी जीने का। पैसा ही सब कुछ होता है। अगर आपके पास पैसा नहीं हो तो कोई आपको पूछता नहीं। सोसाइटी में अपना दबदबा बनाने के लिए ज्यादा नहीं तो दिखावे के लायक पैसा तो होना जरूरी है। नेता ही क्यों, उसके भी तो शौक थे। अच्छा खाना पीना, अच्छे कपड़े लेना उसका मन भी करता था, मगर नौकरी से यह सब करना मुमकिन नहीं था। जब भी बाबूजी पैसा देने से मना करते थे, अमित मन महसूस कर रह जाता था। कहीं ना कहीं बाबूजी भी तो बेटे के गुनाहगार हैं। सही समय पर बेटे की मदद कर देते तो आज इस स्थिति में ना होते। बाबूजी के आज हाथ पांव चलना बंद हो गए थे। तब उन्होंने फैसला किया कि हम सब कुछ बेचकर बेटे के साथ शहर में रहेंगे। आखिर आराम तो वह भी चाहते थे। जब उनकी मर्जी थी तब उन्होंने पैसा दिया। अब जब इतने सालों बाद खुद का घर और ख्वाहिशें पूरी करने लायक पैसा मिला तो एंजॉय करने लगे। माता पिता को टोका टोकी बुरी लगने लगी। दिन रात एक ही ताना देते, हमारा पैसा उड़ा दिया, और इसी उलझन से चलते दूसरों की सलाह लेने लगे। तब लगा माँ बाबूजी को वृद्धाश्रम भेज देते हैं। गलत था, मगर कोई चारा भी नहीं था। माँ बाप ने भी ठीक किया, बहू बेटे को सबक सिखाए, मगर अब तक एक ही बात का इल्जाम ढोना पड़ेगा, यह भी समझ नहीं आ रहा था। गलती अकेली काव्या की नहीं थी, अमित की भी थी, कह सकते हैं बाबूजी की भी थी, लेकिन इन सबको मानेगा कौन? क्या स्वार्थी सिर्फ बहू बेटा थे, दिनेश जी नहीं? तभी नर्स अमित के हाथ में एक फॉर्म पकड़ा कर चली गई। बोली, इसे भर कर दीजिए, दिनेश जी के दिल का ऑपरेशन होना है। 2 लाख अभी जमा करना होगा, बाकी बचा पैसा ऑपरेशन के बाद दे दीजिएगा। पैसों के बारे में सुनते ही शांति जी कांपने लगी। मुझे तो कुछ पता नहीं, पैसे कहाँ और किधर है, अब इतना सारा पैसा कहाँ से लाऊंगी, बोलकर रोने लगी। तब काव्या बोली, माँ जी शांत हो जाइए, मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ, तू चुप कर, सब तेरी वजह से हुआ है। तू अभी भी अस्पताल में क्या कर रही है? चल निकल यहाँ से, तेरी जरूरत नहीं है हमें, बोलकर जोर जोर से रोने लगी। अमित और काव्या समय की नजाकत को समझते हुए पैसों की व्यवस्था करने निकल पड़े। थोड़ी देर बाद दोनों ने हॉस्पिटल में पैसा जमा करवा दी। दिनेश जी का ऑपरेशन अच्छे से हो गया। 2 दिन बाद जब उन्हें होश आया तो देखा उनके पास शांति जी बैठी हुई थी। दिनेश जी को जगा हुआ देख पहले तो वह बहुत प्रसन्न हुई, फिर बोली, आप ठीक है? डॉक्टर साहब यही हैं, कुछ चाहिए हो तो बताइएगा। बहू काव्या को बुलाओ। खड़ी आवाज से दिनेश जी बोले, क्यों उस मनुष्य का नाम ले रही हो? जी पहले आप ठीक हो जाइए, घर चलिए, फिर जो सजा देनी है उसे हम देते रहेंगे। इस बार हम साफ कह देंगे कि मोहल्ले से ही दूर चली जाए, ताकि दोबारा हमारे घर की ताक झांक न कर सके। गुस्से में तमकते हुए शांति जी ने पिछली सारी बातें बोल दी। बेटे बहू को बुलाओ, तभी बताऊंगा क्या कहना चाहता हो। पति की इच्छा मान शांति जी ने बाहर आकर बहू बेटे दोनों को अंदर बुलाया। दोनों के अंदर आते ही दिनेश जी बोले, शांति बहू की वजह से कुछ भी नहीं हुआ, मैं वहां अकेला चक्कर खाकर गिर पड़ा था। तभी बहू ने मुझे उठाने की कोशिश की, पानी पिलाया, कहती रही, बाबूजी आपको कुछ नहीं होगा। इतने में तुम आ गई और तुमने आते ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं इशारों में तुम्हें चुप रहने को कह रहा था, मगर तुम नहीं समझी और मैं बेहोश हो गया। मैंने अभी डॉक्टर से भी पूछा तो पता चला कि तुमने बहू को क्या क्या नहीं कहा, फिर भी उसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी मेहनत का पैसा और गहना सब कुछ बेचकर मेरे इलाज पर खर्च कर दिए। यह इस बात का सबूत है कि बहू सच में अपनी गलती का पश्चाताप कर रही है, ना कि हमारे घर आकर हमसे रुपया पैसा लूटना चाहती है। अभी तक जो कुछ हुआ उसे भुलाने में भलाई है। मैं चाहता हूँ बेटा बहू और बच्चे हमारे साथ आकर रहे, और अगर कोई परेशानी है तो मिलजुल कर हल करें। काव्या बहू, तूने मेरी जान बचाकर यह साबित कर दिया कि तुम सच में अपनी की गई गलती का पश्चाताप कर रही हो। तो बेटा
मैंने तुम्हें माफ़ किया और अमित, मैं जानता हूँ तू शुरू से अपना डिपार्टमेंट स्टोर खोलना चाहता था, मगर हर बार मैंने तुझे पैसे देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से मैं हमेशा तुझे पैसों की तंगी बनी रही। लेकिन अब मैं तुझे तेरा सपना सच करने के लिए पैसा तो दूंगा ही, साथ में तेरी दुकानदारी में हाथ भी बटाऊंगा, ताकि यह बहू द्वारा दी गई जिंदगी में अच्छे से जी सकूं। दिनेश जी की बात सुन शांति जी बोली, काव्या बहू, मुझे माफ कर दो। मैं भी न जाने क्या क्या इल्जाम तुम पर लगाती रही, मगर तू चुपचाप सब सह गई, क्यों कुछ नहीं बोली। सच में बहू, मैं अपने किए हुए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। माँ, आप मुझसे माफी मत मांगिए, गलती तो मैंने की थी, जिसकी सजा मैं भुगत रही हूँ। मेरे कर्म ही ऐसे थे, तो मेरे साथ यह सब होना लाजिम था। जब हम कोई बहुत बड़ी गलती करते हैं तो उसका दाग आसानी से छूटता नहीं। और फिर आप तो मेरी माँ समान है, आपके कहे का क्या बुरा मानना। नहीं, मैं भी अब अपनी गलती का भुगतान करूंगी। तेरे टिफिन सेंटर में मुझे भी नौकरी दे देना। आम का अचार, चटनी बनाना, सब्जियों का काट छाट करना मैं खूब अच्छे से जानती हूँ। माँ जी, आप भी ना। और आप कितना पाप चढ़ाएंगे अपनी बहू पर। अगर बाबूजी ने मुझे मौका दिया है तो मैं आपकी खूब सेवा पानी करूंगी। आप बस बैठे बैठे हुक्म दीजिए, मुस्कुराकर बोली। अंत भला तो सब भला। अब परिवार खुशी खुशी एक साथ जीवन व्यतीत कर रहा था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।